हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है यूजीसी के नियमों पर क्यों मचा हुआ है बवाल दोस्तों। ठीक है, तो अभी आप देख ही रहे होंगे, ठीक है, विभिन्न सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे होंगे कि जो अभी ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है वो यूजीसी के जो नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं उसके रिगार्डिंग है। तो वो यूजीसी के नए नियम क्या हैं, क्यों इसके विरुद्ध यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, यूजीसी है क्या, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सरल भाषा में, अगर कहें लेमन लैंग्वेज में, मैं आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अभी हाल ही में यहाँ पर यूनिवर्सिटी, आपका सबसे पहला जो आपका जो काम है वो यूँ है कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगर अगर आपसे कोई पूछे कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये नए नियम देश के सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी पर लागू होंगे। आयोग के मुताबिक इन नियमों का सबसे बड़ा उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों को जाति, वर्ग या समुदाय के आधार पर होने वाले भेदभाव से बचाना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ये नया नियम आया हुआ है, इसका जो उद्देश्य है, यूजीसी जो कह रहा है कि इसका उद्देश्य, हम जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, कुछ वर्ष पहले रोहित वेमुला नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि वो एक जातिगत भेदभाव के वो शिकार हुए थे। फिर वहीं से ये सफ़र ये शुरू हुआ था कि जो जातिगत जो भेदभाव, वर्ग समुदाय के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं उसे यहाँ पर ख़त्म किया जाए। तो ये सारी चीज़ें को देख में यूजीसी का ये उद्देश्य है कि इससे क्या होगा कि जाति वर्ग को, या फिर उसमें साथ इसमें केवल छात्र ही शामिल नहीं हैं, इसमें शिक्षक भी शामिल होंगे, कर्मचारी भी शामिल होंगे, ठीक है, एक बड़ा समुदाय इसमें यहाँ पर शामिल होगा दोस्तों। अपने रेगुलेशन में यूजीसी ने साफ कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ पर किसी को भी नीचा दिखाने या अलग व्यवहार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये जो यूजीसी ने जो नए नियम हैं जो लागू किए हैं, वो यही हमारे नए नियम यहाँ पर हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जाति आधारित भेदभाव की व्यापक व्याख्या की गई है दोस्तों। ठीक है, अभी तक क्या था, इसकी कोई एक फुल एक्सप्लेनेशन या आप कहें कि फुल गाइडलाइन इसके ऊपर नहीं थी, लेकिन अब इस नए नियम पर क्या किया गया है कि एक व्यापक इस पर व्याख्या की गई कि आखिर जाति भेदभाव होगा क्या दोस्तों। ठीक है, तो इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति, जिसे हम लोग एससी कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति एसटी जिसे हम कहते हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिस पर बवाल उठा हुआ है, ठीक है, वो यही है, ओबीसी के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे ओबीसी को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिलती है और पिछले मसौदा ढांचे में मौजूद बड़ी कमी को सुधारा गया है दोस्तों। ठीक है, तो क्या था कि अब इसमें ओबीसी भी यहाँ पर इस पर एक बहुत मतलब इसमें इंक्लूड हो गया है। तो जाति आधारित भेदभाव, फिर चाहे वो एससी के खिलाफ हो या फिर एसटी के खिलाफ हो या फिर ओबीसी के खिलाफ हो, अगर कोई व्यक्ति करता हुआ यहाँ पर जनरल का कोई भी व्यक्ति या करता हुआ यहाँ पर पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उसे यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसे जाति आधारित भेदभाव के रूप में उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो भेदभाव को किसी भी अनुचित, पक्षपाती या भिन्न व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, या जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता जैसे आधारों पर लागू होता है। इसमें ऐसे कृत्य भी शामिल हैं जो शिक्षा में समता को बाधित करे,
या मानव गरिमा का उल्लंघन करे दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या होगा, किसी भी आधार पर, चाहे आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी नस्ल क्या है, लिंग क्या है, जन्म स्थान क्या है, विकलांगता जिसे हम लोग अब जैसे दिव्यांग के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं, किसी भी आधार पर वो होगा। अगर इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उसके साथ दुर्व्यवहार यहाँ पर करता है तो वो यहाँ पर दोषी माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये जो नियम है वो है यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं दोस्तों। तो ये नियम यही है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या क्या है, तो यूजीसी विनियम 2026 जो कि लागू किया गया है, उसी के ये मुख्य प्रावधान जो कि मैंने अभी आपको बता रहा था, वही चीज़ें यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि इससे क्या होगा कि ओबीसी को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिलती है और पिछले मसौदा ढांचे में मौजूदा बड़ी कमी को सुधारा गया है दोस्तों। साथ ही साथ भेदभाव की परिभाषा को विस्तारित किया गया है। अनिवार्य समान अवसर केंद्र स्थापित किया जाएगा, मतलब कि ईओसी दोस्तों यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसका उद्देश्य ये होगा कि समता, सामाजिक समावेशन, समान पहुंच को बढ़ावा देना तथा परिसरों में भेदभाव से संबंधित शिकायतों का समाधान करना है दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक संस्थान को ईओसी के तहत एक समता समिति भी बनानी होगी। ठीक है, समता समिति का मतलब क्या होता है, समानता समिति दोस्तों। जैसे आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा समता के विरुद्ध कानून। ठीक है, तो वही ये समानता से रिलेटेड कानून यहाँ पर समिति बनाने की बात की गई है, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के जो प्रमुख होंगे वो करेंगे। समिति में अनुसूचित यानी कि उस समिति में कौन कौन से होंगे, तो एससी, एसटी और ओबीसी, दिव्यांग व्यक्ति और महिलाएं अनिवार्य रूप से उसका प्रतिनिधित्व करेंगी, जिससे कि समावेशी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके दोस्तों। ठीक है, तो ये नियम भी मैंने आपको बता दिया कि यूजीसी विनियम 2026 के क्या प्रावधान थे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बेहतरीन कदम माना जा रहा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसकी सिफारिश पहले भी की जा जब यहाँ पर रोहित वेमुला जैसे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि तब भी इसकी मांग उठी थी। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन कदम है, लेकिन इसको लेकर के अब देश में विवाद भी शुरू हो गया है। छात्रों में भी यहाँ पर इसके विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो अब विवाद उसमें है क्या दोस्तों, वो समझते हैं यहाँ पर। तो शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी के इस कदम को बेहतरीन बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर इसका विरोध भी बेहतरीन हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस रेगुलेशन से समानता का दावा तो हो रहा है, लेकिन असल में इसके जरिए कुछ खास वर्गों को फेवर करने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपर कास्ट के छात्रों जैसे कि जनरल अपर कास्ट के छात्रों या स्टाफ के साथ जातिगत आधार पर उत्पीड़न हो और उसे करने वाला एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय से जुड़ा हो, तो वह पीड़ित अपनी शिकायत कहाँ करेगा, इसके बारे में कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि इस कानून में ये तो कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के साथ अगर किसी भी प्रकार की भेदभाव होती है तो उसे यहाँ पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसी यूनिवर्सिटी में, उसी कॉलेज में, उसी संस्थान में कोई जनरल व्यक्ति का बच्चा जो है वो पढ़ रहा है और उसके साथ, ऐसा तो है नहीं कि एससी, एसटी और ओबीसी सारे अच्छे ही होते हैं, उनके अंदर वो भी तो इंसान ही हैं, वो भी तो मानव है। ठीक है, वो भी तो हो सकता है उनमें भी कुछ ऐसे लोग हों जिनके अंदर भेदभाव की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, तो मान लीजिए एससी, एसटी या ओबीसी के बच्चे जो हैं वो किसी जनरल व्यक्ति को यहाँ पर उसके ऊपर प्रताड़ित करें, उसको तंग करें। ठीक है, उसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट करें। ठीक है, तो फिर वो जनरल व्यक्ति का बच्चा अपनी शिकायत कहाँ करेगा, उसके लिए क्या है। ठीक है, वो तो आपने इस आपने जो रेगुलेशन, जो आपने जो ये रूल्स बनाए हैं, उसमें आप इसका कहीं तो आप जिक्र नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो भी बच्चा तो उसी विद्यालय में पढ़ेगा। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो वो बच्चा कहाँ जाएगा अपनी शिकायत लेकर के।
ठीक है। साथ ही साथ दूसरा एंगल में मैं आपको इसको बता दूं, ठीक है। अब ये तो कानून बन गया है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इस जो आपने जो कानून बनाया है इसका सदुपयोग भी होगा। इसका बहुत सारे ऐसे लोग हैं SC ST और OBC में ही कि इसका दुरुपयोग भी करने लगेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी किसी से कुछ किसी भी प्रकार की दुश्मनी है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार से किसी से रंजिश है, या वह किसी भी प्रकार की खुन्नस है, तो वो अपनी खुन्नस निकालने के लिए सामने वाले बच्चे के ऊपर, ठीक है, गलत आरोप लगा देंगे जो कि उसने किया ही ना हो। तब आप क्या करोगे? ठीक है, उसकी बच्चे की तो लाइफ तो वो मतलब वहाँ पे ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो जब एक ही छत के नीचे आप पढ़ रहे हो, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर एक ही छत के नीचे ये कानून अलग अलग क्यों हैं? ठीक है, आप इसमें मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इसे इस प्रकार से कानून से भी बना सकते थे कि हाँ, जातिगत भेदभाव, चाहे वो लिंग हो, समुदाय हो, धर्म हो, नस्ल हो, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति पर दोस्तों, यहाँ पर आप SC ST जो OBC जो आपने इंक्लूड किया है, इसके स्थान पर आप कर देते कि उस कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले किसी भी छात्र के ऊपर क्या होगा, किसी भी छात्र के ऊपर क्या होगा कि किसी भी अगर भेदभाव कोई करता है तो वो समान रूप से वो दोषी यहाँ पर माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी वहाँ पर कानून यहाँ पर बना सकते थे दोस्तों। तो अब आगे क्या कहा गया कि वहीं अगर कोई SC ST, ठीक है, अगर कोई वही SC ST और OBC समुदाय जो है हमारा से जुड़ा कोई झूठ मूठ में भी किसी पर आरोप, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई अगर झूठ मूठ में भी आरोप लगा दे तो उस पर एक तरफा कार्रवाई हो सकेगी। लोग इस एक्ट में संशोधन की मांग उठा रहे हैं और जातिगत भेदभाव से पीड़ित सभी समुदाय के लिए खोलने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि उत्पीड़न की स्थिति में कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर के अपनी आवाज़ उठा सके दोस्तों, ठीक है। तो मेरा मानना, पर्सनल ओपिनियन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब एक ही छत के नीचे, एक ही विश्वविद्यालय के नीचे सभी छात्र पढ़ रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार की असमानता हमारा संविधान नहीं दे रहा है, सभी को समान रूप से देखने की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ है, एक बात अलग है कि जो पहले पिछड़े वर्ग थे, ठीक है, जो कि वो मुख्य धारा में नहीं आ सके थे शिक्षा के, ठीक है, दूर दराज इलाकों में रहते थे, ठीक है, तो अब उनको लाने का प्रयास किया। लेकिन जब ये नहीं है कि हाँ आप एक ही छत के नीचे सभी बच्चे पढ़ रहे हो, तो ये तो एक प्रकार से अच्छा है ना कि भेदभाव खत्म किया जाएगा, ठीक है, किसी भी प्रकार चाहे वो धर्म हो, नस्ल हो, तो ये केवल SC ST और OBC के ही दायरे में रहकर ही क्यों सिमट जाए। इसे आप पूरे एक छात्र जो भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, ठीक है, सभी पे ऊपर ही के समान रूप से इसे लागू किया जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पर। अब जो ये नियम है वो किस नियम में ये चीज़ें दी गई हैं, तो ये नियम 3C है। आप ध्यान रखना, कभी UPSC में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि UGC के जो रूल्स 3C में क्या कहा गया है दोस्तों, क्योंकि ये चर्चा में है, विवादों में है, तो इसे जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो उच्च शिक्षा संस्थानों को लेकर जारी UGC के जो नए नियम हैं, नियम 3C को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर चुनौती दी गई है। अब तो उच्च शिक्षा संस्थानों को लेकर जारी UGC के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता मृत्युंजय तिवारी की ओर से दायर की गई अर्जी से UGC नियमावली 2026 के नियम 3C को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नियम जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति SC और ST और OBC के खिलाफ हुए भेदभाव तक सीमित करता है। इस बात के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को जातिगत भेदभाव शिकायत का अधिकार नहीं है। इस लिहाज से यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता की बात करता है, 15, ठीक है, यहाँ पर है अवसर की समानता की यहाँ पर बात करता है, और 21 के तहत यहाँ पर नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा जो राइट टू लाइफ है दोस्तों, ठीक है, जीवन जीने का जो अधिकार है, ठीक है, 21 के तहत, तो ये सारी चीज़ों ये इनका उल्लंघन कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3C को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो अब यहाँ पर शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के इस कदम को बेहतरीन, ये दोस्तों ये टॉपिक फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि
आखिर यूजीसी है क्या दोस्तों? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यूजीसी का बैकग्राउंड भी आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि आखिर जो यूजीसी है वो है क्या दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक सेकंड आप रुकिएगा। और अगर आप इस कानून के बारे में आप क्या सोच रहे हो, जो जो नए नियम जो बनाए गए हैं इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इससे लेकर के दोस्तों। ठीक है, तो यूजीसी दोस्तों, यूजीसी जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, आप ये भी जान लो कि इसकी स्थापना जो है वो पूर्ण रूप से 1952 में होती है। कब होती है? 1952 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए यहाँ पर अनुदान की देखरेख हेतु एक यूजीसी को नामित किया दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यहाँ पर 1953 में, यहाँ पर 1953 में क्या किया गया? औपचारिक रूप से इसे उद्घाटन इसका किया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ 1956 में फिर इसे क्या कर दिया गया? एक वैधानिक निकाय, एक स्टैच्यूटरी बॉडी यहाँ पर बना दिया गया। 1956 में ये क्या हो गया? एक वैधानिक निकाय बन गया। क्या बन गया? वैधानिक निकाय यहाँ पर बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसमें एक आपको एक अध्यक्ष होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर एक उपाध्यक्ष होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक केंद्र के द्वारा, यहाँ पर एक केंद्र के द्वारा नियुक्त क्या होते हैं? 10 अन्य सदस्य भी होते हैं इसमें। ठीक है, 10 अन्य सदस्य भी होते हैं। इसका वर्क क्या है, कार्य क्या है? तो कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि विश्वविद्यालयों के अनुदान को आवंटित करना, उच्च शिक्षा संस्थानों के सुधार को में सलाह देना, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों को बढ़ावा देना इसमें यहाँ पर शामिल। तो इसकी स्थापना 1952 में होती है। औपचारिक रूप से इसका जो उद्घाटन होता है वो 1953 में होता है। 1956 में से एक वैधानिक बॉडी बना दी जाती है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्र के द्वारा नियुक्त 10 व्यक्ति होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको यानी कि टोटल कितने लोग हो गए? 12 सदस्य इसमें होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 12 सदस्य इसमें होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा राजनीति में ना घुस करके मैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा जनरल नॉलेज के कि आपका पर्सनल ओपिनियन आप इसको लेकर के अपना बिल्ड कर सकें, उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक यहाँ पर रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ अपना यूजीसी के रिगार्डिंग आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।